नमस्कार, स्वागत है आपको उत्तराखंड की बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ऐलान, गैरसैंण बनेगी विधानसभा कार्यालयों को भी ई ऑफिस बनाने का निर्णय। उत्तराखंड बोर्ड की शेष परीक्षाओं की तिथि घोषित, शिक्षा मंत्री ने की घोषणा। 20 जून से 23 जून तक हर हाल में करवाई जाएगी परीक्षाएं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को हाईकोर्ट का नोटिस, क्वारंटाइन टाइम के उल्लंघन का मामला। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में मांगा जवाब। चारधाम की यात्रा में की तैयारियों में जुटा बद्रीनाथ मंदिर प्रशासन, होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, नियमों की सभी शर्तों पर रखा जाएगा ध्यान। हाथियों की गणना का कार्य आज से शुरू, कर्मचारियों को किया गया प्रशिक्षित। थानों रेंज के वन क्षेत्राधिकारी ने दी जानकारी। लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना का संक्रमण, उत्तराखंड के मिले 62 केस, कुल संक्रमितों की संख्या 1215। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ेंगे खबरों में। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गैरसैंण को ई विधानसभा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने ई कैबिनेट की शुरुआत की और अपने कार्यालयों को भी ई ऑफिस बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि अभी 17 कार्यालय ई ऑफिस हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास राज्य के ब्लॉक स्तर तक के सभी कार्यालयों को ई ऑफिस बनाने का है। हरेला पर्व पर फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि हरेला पर्व पर वृक्षारोपण के लिए जन सहभागिता पर विशेष ध्यान दिया जाए। रिस्पना नदी के लिए आईआईटी रुड़की ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है और इस अभियान के तहत मिशन मोड के कार्य किया जाएगा। वहीं वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि भारत की जैव विविधता को बनाए रखने के लिए उत्तराखंड का महत्वपूर्ण योगदान है और उत्तराखंड में देश के 28% जैव विविधता पाई जाती है। बैठक में मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार श्री रविंद्र दत्त, प्रमुख सचिव वन श्री आनंद वर्धन, प्लान आयोग के उपाध्यक्ष एसएन नेगी, प्रमुख वन संरक्षक श्री जयराज, निदेशक उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एसपी सुबद्दी आदि उपस्थित थे। कोरोना महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन लगाया गया, जिसके चलते हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा पर भी ब्रेक लगाना पड़ा, जिसका आज सूबे के शिक्षा मंत्री ने उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। बता दें कि सूबे के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अपने आवास गुलर भोज में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के कारण ही उत्तराखंड बोर्ड की कुछ हाई स्कूल तथा इंटर की परीक्षा अधूरी रह गई थी। बोर्ड की बची हुई परीक्षाओं को करवाने के लिए शिक्षा विभाग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसके लिए जो क्वारंटीन सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों में बनाए गए हैं, उनको हर हाल में 15 जून तक विद्यालय शिक्षा परिषद को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद 19 जून तक इन विद्यालयों को पूरी तरह से सैनिटाइज करवाया जाएगा तथा बोर्ड में बची हुई परीक्षाओं को करवाने के लिए 20 जून से 23 जून तक हर हाल में इंटर तथा बोर्ड की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। यह विश्व के लिए, मानव जाति के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और हिंदुस्तान इससे बचाव करने में काफ़ी सफल हुआ। मैं इसके लिए भगवान का और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। निश्चित ही कोविड-19 की वजह से हमारे बच्चों की विद्यालय शिक्षा के, हाई स्कूल के कुछ पेपर बच गए थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई हमारे जो पेपर सेंटर हैं, जहाँ हमने बच्चों के एग्जाम के सेंटर बनाए थे, वह क्वारंटाइन सेंटर बनने की वजह से कुछ दिक्कतें हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 25 जून को जितने विद्यालय शिक्षा के हमारे विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं, वह हमारे विभाग को हैंड ओवर हो जाएंगे और 25 जून से लेके 19 जून तक हम उसको सैनिटाइज करा देंगे। नैनीताल हाईकोर्ट में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ क्वारंटाइन टाइम के नियमों का उल्लंघन पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए भारत सरकार व राज्य से पूछा है कि जब आम लोगों पर क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तो संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोर्ट ने राज्य सरकार व कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि जब आम आदमी पर क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करने पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं तो सतपाल महाराज के खिलाफ अभी तक सरकार द्वारा सतपाल महाराज पर नियमों के उल्लंघन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। श्री सतपाल महाराज जी उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इनके निवास स्थान पर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून और सीएमओ देहरादून ने 20 मई से लेकर 6 जून तक का एक क्वारंटीन नोटिस 14 दिन का चस्पा किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि आप ना तो घर से बाहर आएंगे और ना ही बाहर के व्यक्ति आपसे मिलने के लिए जाएंगे। लेकिन इन्होंने उस नोटिस की परवाह किए बिना ही कैबिनेट की 2 मीटिंगों में भाग लिया और अपने क्षेत्र का भी दौरा किया। तो जिस पर हमने याचिका दायर की थी कि एक तरफ तो उत्तराखंड सरकार आम लोगों के खिलाफ मुकदमे दायर कर रही है जो लोग क्वारंटीन की गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं, सेम गाइडलाइंस का उल्लंघन एक कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा किया जाता है, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। अगर आप रेल से सफर करते हैं तो ये खबर आपसे जुड़ी है। रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अगर आप ट्रेन में सीट के लिए रिजर्वेशन कराने की सोच रहे हैं तो इस रिपोर्ट देखना बेहद जरूरी है। और सीट बुकिंग के लिए क्या है नए नियम, देखिए इस रिपोर्ट में। रेलवे ने बदले यात्रा के नियम, मंगलमय यात्रा के नए नियम। यात्रा की देनी होगी सटीक जानकारी, बिना इस जानकारी के टिकट नहीं मिलेगा। जानकारी गलत तो टिकट कैंसिल। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन का दौर अब खत्म हो रहा है और उसकी जगह अनलॉक ने ले ली है। इसके तहत केंद्र और राज्य की सरकारें धीरे धीरे कई क्षेत्रों में छूट दे रही हैं। जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। तो वहीं भारतीय रेलवे ने भी ऐतिहासिक बंदी के बाद यात्री ट्रेन देश भर में शुरू कर दी है। इन ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का सख्ती से पालन कराने का फरमान है। तो अब एक कदम आगे बढ़कर रेलवे ने यात्रियों के लिए रिजर्वेशन टिकट के लिए नियमों में भी बदलाव कर दिया है। नए आदेश के अनुसार टिकट बुकिंग के लिए हर यात्री को आरक्षण फॉर्म पर सही जानकारी देनी अनिवार्य होगी। आप जहां जा रहे हैं उसका पूरा पता देना होगा। सिर्फ शहर लिखने से काम नहीं चलेगा, इसके अलावा उस जगह का संबंधित पिन कोड भी देना होगा। इसके बिना टिकट नहीं मिलेगा। रेलवे ने कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए यात्रियों के डेस्टिनेशन सहित दूसरी जानकारियों को साझा करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आप रिजर्वेशन फॉर्म पर ये जानकारियां नहीं देंगे तो टिकट बुक नहीं होगा। कंप्यूटराइज सिस्टम के तहत इन जानकारियों के बाद ही आरक्षित टिकट मिलेगा। दरअसल ये सभी जानकारियां इसलिए ली जा रही हैं ताकि ट्रेन में सफर कर चुके किसी यात्री या उसका सहयात्री अगर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके डेस्टिनेशन के पते पर उससे संपर्क किया जा सके। इसके लिए आरक्षण फॉर्म पर यात्रियों के डेस्टिनेशन का पता सहित अन्य जानकारियां देना अनिवार्य कर दिया गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। राजधानी में बढ़ते हुए कोरोना केस को देखते हुए नगर निगम क्षेत्र के बाजारों को शनिवार और रविवार के लिए बंद किया गया। आज इस आदेश के बाद पहला शनिवार है और जिले के बाजार बंद नजर आए। देहरादून नगर निगम क्षेत्र के बाजार कल भी बंद रहेंगे। इसके अलावा बंदी के दौरान वाहनों का भी संचालन नहीं होगा। सिर्फ आवश्यक सेवा से जुड़ी दुकानें, मेडिकल स्टोर और वाहन के संचालन की इजाजत दी गई है। 2 दिनों तक देहरादून नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत बाजार बंद रहेंगे और इस दौरान सभी वार्डों को सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। देहरादून जिले में कुल 100 वार्ड हैं और शनिवार को 50 वार्डों में सैनिटाइजेशन का काम करवाया जा रहा है। बाकी के 50 वार्डों में रविवार को सैनिटाइजेशन का काम होगा। देहरादून नगर निगम में टैंकरों में सैनिटाइज भरा जा रहा है और उसके बाद उन टैंकरों को अलग अलग वार्ड के लिए भेजकर उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा।
सीमांत खटीमा में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सागवान की बेशकीमती लकड़ी पकड़ी। खटीमा नगर पालिका क्षेत्र हमाऊ में एक निजी फार्म हाउस के ग्राउंड में छिपाए सागवान की बेशकीमती लकड़ी को वन विभाग ने छापा मारकर अपने कब्जे में ले लिया है। इस दौरान मौके पर मौजूद खटीमा वन रेंजर वीरेंद्र विष्ट ने कहा कि सूचना के आधार पर छापेमारी में सागवान के 26 गिल्ट जब्त किए गए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए है। साथ ही वन अधिकारी ने बताया कि भी मामले की जांच चल रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये जो है अवैध रूप से लाया गया लग रहा है, यहाँ पे माल लग रहा है। इसको हम जो है अपने कब्जे में लेकर के इसको सीज कर रहे हैं और इस पे फिर विधिक कार्रवाई की जाएगी कि किसका माल है, कि जहाँ अभी तो पता नहीं चल पा रहा है कि ये माल किसका है। और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस पर की जाएगी। नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों में बीते दशकों में खेती में और रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले औजारों को बनाने वाले अधिकतर लोहारों की दुकान बंद हो चुकी है। गर्म पानी के हेम टमटा बताते हैं कि वे कई वर्षों से पुश्तैनी काम करते आए हैं। हाथों से लोहे के बने औजारों को बनाने के लिए उन्हें जंगलों से चीड़ के पेड़ों की छाल इकट्ठा करने के लिए खाद छाननी पड़ती है। छाल को भट्टी में जलाकर उन्हें औजार और बर्तनों की शक्ल दी जाती है। लेकिन समय बीतने के साथ ही हाथ से बने बर्तनों और खेती में काम आने वाले औजारों की जगह मशीनों ने ले ली है, जिसके चलते अब इक्का दुक्का लोग ही उनसे सामान बनवा रहे हैं, जिससे कि उसे उनकी दिहाड़ी भी नहीं निकल पा रही है। दिन भर गर्म भट्टी झोंकने और लोहा पीटने के 200 से लेकर 300 रुपए ही कमा पाते हैं, जिससे कि घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। ज़्यादा कम हो चुका है। एक तो ये जैसा कोरोना काल चल रहा है, इस वजह से गांव का आदमी ज़्यादा आ नहीं पा रहा है। दूर दूर से गाड़ियां नहीं आ पा रही हैं, तो हमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है। दूसरा रेडीमेड सामान जो बड़े बड़े पॉपुलर मशीनें आ चुकी हैं, मशीनों से माल बन रहा है, तो हमारा ये छोटा काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब बिल्कुल ना की स्थिति में आ चुका है। अब गिने चुने लोग आते हैं और गिने चुने तरीके से हमारा काम चल रहा है। पहले बहुत अच्छा हमारा वो बनता था, जब से ये मशीनें आ गई हैं, ये आ गए हैं, हम तो गरीबी स्तर में रहते हैं, मशीन ले नहीं सकते हैं, तो हाथों से ही बनाते हैं, तो हमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है। रुद्रप्रयाग जनपद में भी अब धीरे धीरे कोरोना महामारी के मामलों में लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है और अभी तक 22 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है और ये लोग दिल्ली से रुद्रप्रयाग पहुंचे हैं। अभी तक जनपद में 21,000 से अधिक प्रवासी ग्रामीण पहुंच चुके हैं। यहां पहुंच रहे प्रवासी ग्रामीणों को होटल एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों व पंचायत घरों में क्वारंटीन किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग जनपद के सम्राट होटल में क्वारंटाइन 14 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई, जिसके बाद सभी लोगों को कोटेश्वर स्थित चिकित्सालय में बने आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया है। ये सभी लोग दिल्ली से आए थे। जनपद में अभी भी दिल्ली, मुंबई, गुजरात, हैदराबाद सहित अन्य शहरों में प्रवासी लोग पहुंच रहे हैं, जिस कारण अब यहाँ के लोगों में बीमारी को लेकर भय बनने लगा है। रात में हमारे यहाँ 14 पॉजिटिव आए हैं जो रुद्रप्रयाग जनपद के रहने वाले हैं और दिल्ली से लौटे थे। उन सभी को हमने एक होटल में क्वारंटीन किया हुआ था, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में। तो रैंडम सैंपल में 14 का आया है, तो 14 पॉजिटिव है, जिनको हमने अपना आइसोलेशन वार्ड जो माधवाश्रम में बनाया गया है कोविड-2 उसी में रखा हुआ है। हमने 6 हमारे ठीक हुए हैं, तो उनको भी छोड़ा हो हमने और पूरी तरह ठीक होके गए हैं। रुद्रप्रयाग जनपद में क्वारंटाइन केंद्रों की दयनीय स्थिति बनी हुई है, जिस कारण प्रवासी ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते इन दोनों हजारों की संख्या विदेश विदेश से प्रवासी ग्रामीण रुद्रप्रयाग पहुंच रहे हैं। यहाँ पहुंच रहे ग्रामीणों को गाँव के पंचायत भवनों और विद्यालयों में क्वारंटीन किया जा रहा है, लेकिन क्वारंटाइन केंद्रों की दुर्दशा बनी हुई है। स्थिति यह है कि बारिश होते ही इन केंद्रों से पानी टपक रहा है। जनपद में बारिश जारी है, जिस कारण कई क्वारंटाइन केंद्रों की छत से पानी टपक रहा है। बता दें कि बारिश के बाद मूसाढूंग प्राथमिक विद्यालय की छत टपकने लगी और कमरे के भीतर पानी भर गया, जिस कारण यहाँ क्वारंटाइन लोग रात भर सो नहीं पाए।
विद्यालय में क्वारंटाइन लोगों का कहना है कि बारिश होते ही छत टपक रही है, जिस कारण कमरे में भीतर पानी भर रहा है। कमरे में रहना मुश्किल हो रहा है, लेकिन सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। वहीं जिलाधिकारी वंदना चौहान ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में क्वारंटीन सेंटरों में पानी टपकने की शिकायत आई है, जिसके बाद तिरपाल लगाकर व्यवस्था कर दी गई है। अगर प्रवासियों को फिर भी यहाँ रहने में कोई समस्या होती है तो उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। शिकायत आज आई है वो ग्रामीण विद्यालय में जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं उनमें एक विद्यालय में कल रात काफी बारिश होने की वजह से बरामदे से और छत से थोड़ा पानी टपकने की शिकायत थी। सुबह जब ये शिकायत मेरे सामने आई थी तो संबंधित नोडल अधिकारी वहां गए थे और जो लोग वहां पे क्वारंटीन में रह रहे थे 4 लोग, उनसे भी बात हुई थी। दूसरा विद्यालय वहां पे ऑल्टरनेट भी ढूंढा गया था, उसमें भी पहले से लोग क्वारंटीन हुए हैं, तो इसलिए वहां पे रखने की संभावना नहीं थी। यदि इसमें पानी की समस्या समाधान नहीं होती है और दोबारा फिर से उसमें बारिश होने पे पानी आता है तो उनको हम लोग वहां से शिफ्ट कर देंगे। रुद्रप्रयाग जनपद में बारिश जारी है। बारिश के कारण बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर भी भूस्खलन होने से पहाड़ी टूट रही है और हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में ओलावृष्टि होने से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। रुद्रप्रयाग जनपद के अनेक हिस्सों में कल देर रात से बारिश जारी है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आने से ठंड भी बढ़ी है। इसके अलावा दूरस्थ क्षेत्रों के जंगलों में लगी आग भी बारिश से बुझ गई है। एनएच विभाग के अधिशासी अभियंता जितेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर ऑल वेदर का कार्य चल रहा है, जिस कारण राजमार्ग पर डेंजर जोन उभर आए हैं। ऐसे में मानसून सीजन और बारिश को देखते हुए डेंजर जोन वाले स्थानों में मशीनों की तैनाती की गई है, जिससे कि मार्गों के बंद होने पर किसी समस्या से जूझना न पड़े। हमने ऐसे सारे स्थानों को चिन्हित किया हुआ है जहाँ पर भूस्खलन की घटनाएं प्राय होती रहती हैं और उन स्थानों पर मशीनों की तैनाती की गई है। हर स्थान पर जो मशीन होगी किसके नियंत्रण में होगी, उन अधिकारियों के भी नंबर, ऑपरेटर के भी नंबर, वो सभी कुछ हमारे आपदा प्रबंधन की कार्ययोजना के अंतर्गत रखे जाते हैं, जो हम जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस विभाग को भी शेयर करते हैं। इसके अलावा ऐसे जितने भी स्थानों पर लैंडस्लाइड हो सकते हैं उनके वैकल्पिक मार्ग क्या हो सकते हैं, उनकी भी सूची बनाई गई है और वो सूची भी इसी हमारे कार्ययोजना का पार्ट रहती है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। क्या आपको जानकारी मिल गई थी कोई ऐसी महामारी आने वाली है? हाँ, वो तो जनवरी में आपका अलर्ट घोषित हो गया था। जब हमारा केसेस आने शुरू हुए मार्च के बाद से, 8 मार्च के बाद से, तब उसमें हम लोग ने और ज़्यादा सक्रियता बढ़ाया। नहीं, हम लोग 1.5 लाख लोगों को विदेश से इंडिया में हम लोग लाए। हाँ, ले आए थे। उसमें एक प्रोटोकॉल बना था, मगर उस समय उतनी सावधानी नहीं बरती गई। उस समय तमाम जगह से खबरें ये आई कि क्वारंटीन सेंटर में लोगों को सही से खाना नहीं मिल रहा है। मगर कहीं कहीं इतने बड़े सेटअप में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, तो जहाँ भी हम शिकायत पाए तुरंत हमने उसका सुधार भी किया। आपको लगता है कि कुछ अधिकारियों ने भी हीला हवाले की? थोड़ा सा उसमें कमी जरूर आई थी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सिद्धार्थगंज में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले और मास्क लगाकर वाहनों पर चल रहे लोगों के खिलाफ एसएसपी बरजिंदर जीत सिंह व एवं एसपी देवेंद्र पिंचा ने सितारगंज के मेन चौराहे पर खड़े होकर चेकिंग अभियान चलाया, जिससे कि बिना मास्क बाइकों पर चल रहे लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। दोनों अधिकारियों ने बिना मास्क बाजार आए लोगों को कोरोना महामारी के बीच सुरक्षा के मद्देनजर मास्क लगाकर और बिना काम घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी। आपको बताते चले सितारगंज के मेन चौराहे पर एसएसपी बरजिंदर जीत सिंह एवं एसपी देवेंद्र पिंचा ने कोरोना वायरस महामारी के बीच सुरक्षा के मद्देनजर सभी लोगों को मास्क लगाने को कहा और सितारगंज के मेन चौराहे पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें सितारगंज पुलिस द्वारा कई लोगों के चालान भी काटे गए। कोटद्वार के राजकीय महाविद्यालय में बने क्वारंटीन सेंटर से एक युवक फरार हो गया, जिसकी सूचना पर प्रशासन में हड़कंप मच गया और तुरंत उपजिलाधिकारी सीओ निर्जोशी फोर्स क्वारंटीन सेंटर पहुंच गए और पुलिस प्रशासन द्वारा क्वारंटीन किए गए युवकों से फरार युवक के बारे में जानकारी ली गई तो पता चला कि युवक कुछ दिन पूर्व ही हरिद्वार से कोटद्वार आया था, जिसे क्वारंटीन सेंटर राजकीय महाविद्यालय में क्वारंटीन किया गया था। कल उसके 7 दिन पूरे हो जाने के बाद उसको घर के लिए भेज दिया जाना था। पुलिस द्वारा फरार युवक को ढूंढने के लिए पुलिस टीम भेजी गई, लेकिन अभी तक ये युवक का पता कोई नहीं चल पाया है। को कोटद्वार आया एक व्यक्ति जो यहाँ पे क्वारंटीन किए गए थे पीजी कॉलेज में, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब भी वो व्यक्ति थे और उनको आज तकरीबन 7 दिन पूरे हो गए थे और उनको विधिवत छोड़ा जाना था। विधिवत छोड़े जाने से पूर्व ही आज सुबह सूचना प्राप्त हुई है कि क्वारंटीन सेंटर में नहीं है। इस बारे में पुलिस को भी अवगत करा दिया गया और पुलिस द्वारा उनकी ढूंढखोज हो रही है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बेरीनाग विकासखंड के विभिन्न क्षेत्रों में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नाग मंदिर परिसर में भाजपा अध्यक्ष दीपक धानिक के नेतृत्व में पौधारोपण किया और नगर पंचायत परिसर में नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपत के नेतृत्व में पौधारोपण किया। वन विभाग परिसर में ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला के नेतृत्व में पौधारोपण हुआ। इस मौके पर सभी ने लगाए गए पौधों का संरक्षण करने के साथ ही पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में पौधारोपण करने की अपील की। चाकरी क्षेत्र में पौधारोपण किया गया। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और बेरीनाग विकासखंड में भी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पर्यावरण दिवस मनाया गया और वृक्षारोपण करा गया। कोरोना महामारी का प्रकोप पूरे विश्व में है। अगर हमें इससे बचना है और आने वाली पीढ़ियों को बचाना है तो हमें पर्यावरण को संरक्षण देना होगा और वृक्ष लगाने होंगे और पर्यावरण के अनुरूप ही हम सबको चलना पड़ेगा, तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचा सकते हैं और लड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल ने यहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर आज हमने 50 पेड़ लगाए हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों से जितने भी पेड़ लगा रहे हम उनकी सुरक्षा भी करें और उनको हर तीसरे दिन आके पानी भी दें और पूरे विश्व में हमारा ये पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है आज। देहरादून में प्रभाग के थानों और दक्षिवाला के साथ टाइगर रिजर्व पार्क के रामगढ़ रेंज में जंगल के हाथियों की गिनती शुरू की जाएगी, जिसकी जानकारी थानों रेंज के वन क्षेत्राधिकारी उदय गौड़ ने दी है। ये बड़ा सी चलेगा अभी उधर। विश्व पर्यावरण दिवस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण किया। इस मौके पर तहसील छात्र नेताओं ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण जरूरी है। उन्होंने कहा कि दुनिया में पर्यावरण जिस तेजी से बिगड़ रहा है, यदि इससे सबक लेकर हमने पर्यावरण संरक्षण नहीं किया तो मानव जीवन संकट में पड़ जाएगा। वृक्षारोपण कर समाज से वृक्षारोपण करने का संदेश दिया। छात्र नेताओं ने बताया कि हमें महीने व हफ्ते में वृक्ष हमें लगाने चाहिए तथा आने वाले समय में हमारा पर्यावरण बहुत ही दूषित होता जा रहा है और हमें ऑक्सीजन लेने में भी आसानी होगी तथा जिससे कि हम लोग स्वस्थ रह पाएंगे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सितारगंज द्वारा सितारगंज के
कई स्थानों पर पौधारोपण जैसे कार्यक्रम चलाए गए। क्योंकि आज पर्यावरण दिवस है, इस उपलक्ष्य को देखते हुए राजकीय महाविद्यालय सितारगंज में कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा वृक्षारोपण किया गया व सरस्वती शिशु मंदिर में वृक्षारोपण किया गया। का दिन है आज और उसके उपलक्ष्य में आज सरस्वती शिशु मंदिर केशव नगर में आज वृक्षारोपण किया गया है और फलदार छायादार वृक्ष लगाए गए हैं और इसमें विद्यालय का तमाम स्टाफ और प्रधानाचार्य भी यहाँ उपस्थित रहे। और मैं आप सभी लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि हम लोगों को पर्यावरण के दिन ही पौधे लगाने की याद आती है। तो मेरा आप लोगों से चैनल के माध्यम से निवेदन है कि प्रत्येक दिन या महीने हफ्ते में एक एक पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि आने वाले समय में हमें बहुत आवश्यकता, पर्यावरण हमारा दूषित होता जा रहा है और जितने वृक्ष लगेंगे उतना ही पर्यावरण हमारे लिए शुद्ध रहेगा। गुलजार खान ने सितारगंज क्षेत्र के बाघोरा स्थित गुलमोहर कॉलोनी के एक मकान से स्पेक्टिकल कोबरा पकड़ा। इससे पूर्व बीते कुछ दिन पूर्व ही रशियल पिपुस नाम का खतरनाक सांप भी पकड़ा गया था। सितारगंज में रहने वाले गुलफाम नाम का एक शख्स वैसे तो एक मोटर मैकेनिक की दुकान पर काम करके अपनी आजीविका चलाता है, लेकिन अपने गुरु से सीखी हुई सांप पकड़ने की विद्या से समाज सेवा का कार्य भी करता है। गुलफाम का कहना है कि वो सांप इसलिए पकड़ता है ताकि सांप से किसी भी इंसान को कोई हानि ना पहुंच पाए और इंसानों द्वारा कोई सांप न मारा जाए। सांप है, इसका साइंटिफिक नेम नाजा नाजा है और उत्तरी भारत में तथा उत्तराखंड में इस प्रजाति की बहुत पाए जाते हैं। उत्तराखंड में पाए जाने वाली प्रमुख प्रजातियां स्पेक्टिकल कोबरा, मोनोकोल कोबरा, करैत, बैंडेड करैत और पाइथन, स्काई कोबरा। इसको आपने कहाँ से पकड़ा है? ये गुलमोहर। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।